नैनीताल में जिस तरह से सदस्यों की किडनैपिंग की गई, उसके बाद पूरा मामला मैनेज किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है? देखिए, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग तो हुआ ही है। 2 वोटर बोलो आप, या किसी का नाम जबरदस्ती काट देना, या किसी तरीके से भी किसी को चुनाव लड़ने से वंचित कर देना, या आरक्षण चेंज कर देना, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन लोगों को तभी कुछ याद आता है जब इन पे आपत्ति होती है। सर, विधानसभा सत्र में जिस प्रकार से हंगामा हुआ विपक्षी दलों के द्वारा, इसको आप कैसे देखते हैं? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग इनको सीरियस नहीं लेते। ये आज इसलिए चिल्ला रहे क्योंकि इनका व्यक्तिगत मामला है। वो चाहे संजय डोभाल जी की बात हो, या हमारी बात हो, या यमुनोत्री विधानसभा के लोगों की बात हो। अपनी विधानसभा की मैं जहाँ तक बात जानता हूँ, वो लोग न तो बीजेपी के विचारधारा के लोग हैं और न वो कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं, वो प्रो जन भावना के लोग हैं। नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा, आप देख रहे हैं पेन पॉइंट। दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में हुई धांधली, विधानसभा में हुए हंगामे और इन सभी राजनीतिक हलचलों के बीच मुख्यमंत्री की दिल्ली दौड़ ने जनता के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इन सभी राजनीतिक हलचलों को लेकर आज चर्चा करेंगे। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नगर पालिका बड़कोट के अध्यक्ष विनोद डोभाल जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डोभाल जी, सबसे पहले तो इन राजनीतिक हलचलों के बारे में चर्चा करने से पहले सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आपको नगर पालिका में 6 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। सबसे पहले तो क्या क्या डेवलपमेंट के कार्य नगर पालिका में किए गए हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं? देखिए, बड़कोट नगर पालिका जो है पहले नगर पंचायत थी, अब जाके वो नगर पालिका बनी है पिछले 10 साल पहले। तो उसके पास जो क्या है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक शहर का होना चाहिए, उस तरह का उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हम उसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे वहाँ पे हर वार्ड जो है, अभी किसी वार्ड की कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर आप आके देखेंगे, यहाँ मैं आपको क्या बताऊँ, कभी आइएगा आप हमारे बड़कोट नगर पालिका में, तो आप देखेंगे वहाँ हम हर वार्ड में वहाँ पे कनेक्टिविटी पे काम कर रहे हैं और अच्छी रोडें वहाँ पे बना रहे हैं। दूसरा, वो जो शहर है, हमारा शहर नगर पालिका बड़कोट, वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए हम डिटेल स्टडी रिपोर्ट एक हमने IIT रुड़की से कराया है। और क्योंकि यमुना नदी के किनारे है, वहाँ पे हमेशा बाढ़ का हो या भूस्खलन हो उसकी, या आपदा का हो उसकी, हमेशा बरसात में संभावना रहती हैं। तो उस डिटेल स्टडी रिपोर्ट में उससे कैसे बचा जा सके, वहाँ पे टेम्परेचर भी, क्योंकि पॉपुलेशन उसकी बढ़ रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, नगर पालिका की आमदनी कैसे बढ़ पाए, इन सब पे आपदा से कैसे उसका संरक्षण हो। और IIT वाले कह के गए हैं कि यदि इसका रख रखाव आज ना हो तो ये शहर की उम्र अगले 50 साल से ज़्यादा नहीं है। तो हमने उससे बेसिक स्टडी रिपोर्ट, डिटेल स्टडी रिपोर्ट बनवाई है और हमने उस शासन को हो गया, राज्यपाल महोदय को हो गया, और जो आपदा है सेंटर से लेकर स्टेट तक के जो विभाग है आपदा प्रबंधन, उसको हम कॉपी भेज चुके हैं। अब नगर पालिका के पास इतना फंड होता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम उस पर काम कर रहे हैं, पत्राचार हम उस पर कर रहे हैं। और आप बड़कोट में आइएगा कुछ समय बाद, तो आप देखेंगे कि हम इस शहर को कैसा स्वरूप अपने कार्यकाल में देखे देंगे। जी, जिन मूलभूत सुविधाओं पे आप काम कर रहे थे, जाहिर सी बात है फंड्स की जरूरत तो होती है। किस तरह से जुटाते हैं, क्या कुछ चुनौतियाँ आती हैं? अभी तो जो फंड मिलता है बेसिकली वो उसका काफ़ी हिस्सा साफ़ सफाई में, कर्मचारियों की तनख्वाह में चला जाता है, लेकिन फिर भी जो हम बचत कर पाते हैं तो उसमें हम जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी उस पर वो पैसा लगा रहे हैं। जैसे रोड हो गई, रोड के साथ साथ ड्रेनेज हो गया, उस पर वो पैसा लगा रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़कोट भी एक संवेदनशील क्षेत्र है और बरसात के कारण आपदा भी आना लाजमी है। किस तरह से तैयारियां हैं उस क्षेत्र की? देखिए, तैयारियां में तो यही है, क्योंकि देखिए आज हमें उस सीट पे ज़्यादा नहीं हुआ, 6 महीने हुआ, मेरे भाई वहाँ पे विधायक हैं। तो जो ये संभावना है इनको लेके वो पहले ही पत्राचार कर चुके हैं, जैसे शुरुआती जब बारिश हुई थी। और जो डिटेल स्टडी रिपोर्ट हमने जो करवाई है आपदा को लेके, तो उसमें भी वो सारी चीज़ें आई हैं। क्योंकि यमुनोत्री में हर साल कहीं ना कहीं माँ यमुना पे झील बनती है और उसका खतरा जितने भी नीचे कस्बे हैं, शहर हैं, उन पर बना रहता है। तो उनके लिए एक डिटेल स्टडी रिपोर्ट बनाई है, यही हम कर सकते थे। बाकी इतना फंड हमारे पास नहीं होता है कि जो उनके सुझाव दिए गए हैं उसको हम कर पाएँ, लेकिन शासन प्रशासन को, केंद्र तक को हम उसमें पत्राचार कर चुके हैं। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा उस पर लगे रहेंगे, तो करेंगे उस पर। अध्यक्ष जी, आप जनता के प्रतिनिधि हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये मूलभूत कुछ सुविधाएं हैं जो होनी चाहिए, इनको किस तरह से काम किया जा रहा है नगर पालिका? देखिए, नगर पालिका के पास क्या है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और आपने रोजगार बोला,
तो रोज़गार को लेके तो पूरे देश में आपको स्थिति पता है, लेकिन हम वहाँ पे जो बड़को नगर पालिका को डेवलप कर रहे हैं वो इस तरह अभी हमारे के रजत जयंती पार्क स्वीकृत होने को है, उसी के बगल में हम एक कंपनी गार्डन की तरह एक आर्टिफिशियल लेक और कमर्शियल स्पेस, कैफ़े, ओल्ड एज कैफ़े और क्लॉक टावर बनाने का है। उसके सराउंडिंग में जितने भी बड़कोट के सराउंडिंग में हमारे काफ़ी अच्छे पौराणिक मंदिर हैं, छोटे छोटे ट्रैक है, उनका एडवर्टीजमेंट करेंगे, क्योंकि काफ़ी तादाद में वहाँ टूरिस्ट आता है, लेकिन वो सिर्फ रात को स्टे करता है, सुबह निकल जाता है। तो जब कोई जगह टूरिस्ट के लिए हम वहाँ जब डेवलप कर पाएंगे साल भर के अंदर, फिर जब टूरिस्ट आएगा उन सब चीज़ों को देखेगा, क्योंकि वो देखने में भी काफ़ी सुंदर है, उनका आर्किटेक्चर भी काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है और देखने में सुंदर है, ट्रैक है। तो जाहिर सी है धीरे धीरे लोग एक्सप्लोर करेंगे और किसी चीज़ को चाहे रोज़गार बोलिए या कोई भी चीज़ उसको जनरेट करने में समय तो लगता है। तो हमारा प्रयास, क्योंकि हमारी घाटी में रोज़गार को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर आप देखेंगे पूरे उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन अगर कहीं है तो वो रमाई घाटी में ही है। लोग पलायन वहाँ सिर्फ एजुकेशन को लेके होता है, रोज़गार को लेके ज़्यादा नहीं होता। माँ यमुना पे वहाँ पे 80% जो पॉपुलेशन है रोज़गार की उस पर डिपेंड है और कैश क्रॉप भी हमारे यहाँ काफ़ी होती है। रही थोड़ी बहुत रोज़गार जो है आसपास में काफ़ी अच्छे पर्यटक स्थल हैं, धीरे धीरे उनको डेवलप किया जाएगा। जी सर, भारी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक स्थलों का जायजा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है अच्छी सड़क भी होनी चाहिए जिससे कि सुविधा हो सके पर्यटकों को। किसी तरह की सड़क परियोजनाओं पे भी काम चल रहा है? बिल्कुल, हम उस शहर को ऐसा मतलब जो हमने उसका बेसिक जो तैयार किया है, एक तरह से आप कह सकते हैं एक मास्टर प्लान कह सकते हैं। हर वार्ड की कनेक्टिविटी, आज भी आप किसी वार्ड में जाएंगे तो तकरीबन उस वार्ड के लोगों को गैस सिलेंडर की कॉस्ट 200 रुपये के आसपास भाड़ा ही भाड़ा पड़ता है। कभी कोई बीमार पड़ जाए आदमी तो कभी लोग या किसी महिला की डिलीवरी होनी हो तो उसे हॉस्पिटल जाते जाते ही अनहोनी हो जाती है। तो वो सारी सुविधाएं जो एक शहर में होनी चाहिए वो हम लोगों को करके देंगे अपने कार्यकाल में। अच्छा सर, पंचायत चुनावों में आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। जिस तरह से देखा गया जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव था नैनीताल में, जिस तरह से सदस्यों की किडनैपिंग की गई, उसके बाद पूरा मामला मैनेज किया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है? देखिए, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग तो हुआ ही है। मुझे ऐसा महसूस होता है जो लोग उत्तराखंड की राजनीति, देखिए हम आज आए इस राजनीति में, या जो राजनीतिक लोग हैं उनकी जो जन भावना इस प्रदेश को लेके, जो ये प्रदेश बना था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को लेके जिन जन भावनाओं के साथ बना था वो जन भावनाएं शायद हमारे राजनीतिक लोग भूल गए हैं। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड होने का मेन मकसद यही था, क्योंकि एक तो काफ़ी बड़ा एरिया था पहला, दूसरा ये था कि यहाँ के लोगों की जो भावनाएं हैं, व्यवहार है और इनका रहन सहन जो है वो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का गुंडागर्दी का कल्चर था और भ्रष्टाचार का कल्चर था वो लोग उत्तराखंड के लोग पसंद नहीं करते थे और इसीलिए उन्होंने उत्तराखंड की मांग करी थी। लेकिन आज की डेट में जो भावनाएं थी हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने उत्तराखंड के लिए शहीद हुए हैं और जिन्होंने संघर्ष करा है, वो भावनाएं हमारे उत्तराखंड के जो राजनीतिक लोग हैं वो शायद भूल गए हैं। चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, तो कोई भी हो, मतलब चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो जो मूल भावनाएं थी इस प्रदेश की वो सब भूल गए। अध्यक्ष जी, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की राजनीति में जो चुनाव है, चुनाव टाले जा रहे हैं। पंचायत चुनाव 6-7 महीने टाला गया, मेयर का चुनाव भी टाला गया। किसी प्रकार की क्या इनसिक्योरिटी है प्रदेश सरकार में? इनसिक्योरिटी नहीं, ये बेसिकली जो सरकारें हैं, जो राज्य में सत्ताधारी पार्टियां आ रही हैं, ये बेसिकली जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, जो समाज के प्रति बोलिए, प्रदेश के प्रति बोलिए, समाज के प्रति बोलिए, ये कानून संविधान के प्रति बोलिए, ये बेसिकली जिम्मेदारियों का अभाव उन लोगों में, और इसका और कोई कारण नहीं। विपक्ष की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्या इतने मुखर रूप से सामने नहीं आता है विपक्ष? देखिए, मैंने कहा ना आपको कि चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इन लोगों को तभी कुछ याद आता है जब इन पर आपत्ति होती है। चाहे वो अभी आरक्षण का मामला हो, उसमें आप देखेंगे जब कांग्रेस के जो नेता लोग हैं उनके बच्चों का जब आरक्षण उनके हिसाब से फिट नहीं बैठा तब वो लोग आवाज़ उठाते हैं। या नैनीताल में जो ये कांड हुआ है तब ये लोगों को याद आती है। तो ये बेसिकली अब पार्टियां अपनी व्यक्ति विशेष की राजनीति करने लग गई हैं, राजनीतिक लोग, और इसीलिए समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है।
सर, विधानसभा सत्र में जिस प्रकार से हंगामा हुआ विपक्षी दलों के द्वारा, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये मजबूरी थी उनकी या कोई किसी प्रकार की रणनीति थी? मुझे तो लगता है रणनीति तो खैर उनकी होगी, एक पार्टी के तौर पे राजनीतिक होने के चलते उनकी रणनीति तो कोई ना कोई रही होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग इनको सीरियस नहीं लेते, क्योंकि नैनीताल में जब हुआ है तब इन्होंने विधानसभा में हंगामा किया है। यह आरक्षण का जो मुद्दा है, देहरादून का जो आरक्षण है, उत्तरकाशी का भी है, उत्तरकाशी का है, उधम सिंह नगर का, जो आरक्षण को लेकर तब ये क्योंकि राजनीतिक लोगों से जुड़े ये जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट है, तब इन लोगों को याद आई है और ये सारी चीज़ें लोगों को पता है कि भाई ये आज इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि इनका व्यक्तिगत मामला है। अगर आप देखेंगे पंचायत इलेक्शन में जब ये नगर निकाय के इलेक्शन हुए थे, किस तरीके से इन्होंने कानून का मतलब धज्जियाँ उड़ाई हैं बड़कोट में, तब तो कभी किसी ने राजनीतिक दल ने नहीं बोला। खैर बीजेपी तो सत्ता में बैठी थी, उसने तो करी है, लेकिन कांग्रेस का भी कोई व्यक्ति सामने आया नहीं है, वो भी उन्हीं के साथ हो रही है उस मतलब कानून की धज्जियाँ उड़ाने में। तो आज की डेट में उत्तराखंड के जो राजनीतिक लोग हैं, मुझे लगता नहीं है कि उत्तराखंड की आम जनमानस इनको सीरियस लेती है। अब चल रही है जो प्रथा चल रही है, आज ये आया कल वो आया, लोग यही सोचते हैं, करने किसी ने कुछ नहीं। अच्छा सर, पंचायत चुनाव में जो डबल वोटर का मामला हाईलाइट हुआ, जो निर्वाचित सदस्य थे वो 2 जगह उनकी मतदाता सूची में नाम था, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डबल वोटर की जो ये बात होती है, ये गलत तो, ये प्राथमिक दृष्टि से गलत तो है ही है, लेकिन इसका मेन रीज़न जो है 2 जगह वोट चढ़ना, और लोग इतनी हिम्मत कर लेते हैं कि हम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है ना, जब ऊपर बैठे जो सत्ताधारी लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, जब उन्हें ही जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, जो लोग सिस्टम में बैठे हैं कि ये तो बेसिकली उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना एक साफ़ सुथरी वोटर लिस्ट बनाने की। तो अब क्योंकि मैं आपको कहा ना कि जिम्मेदारियों का अब अभाव पार्टियों में हो गया, राजनीतिक लोगों में हो गया, और इस तरह की, चलो तो 2 वोटर की बात है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो ये इसलिए ये चीज़ें बढ़ती ही रहेंगी। 2 वोटर बोलो आप, या किसी का नाम ज़बरदस्ती काट देना, या किसी तरीके से भी किसी को चुनाव लड़ने से वंचित कर देना, या आरक्षण चेंज कर देना, मनमाफ़ी का आरक्षण चेंज कर देना, तो लोगों की जो कानून और संविधान के प्रति जिम्मेदारी है राजनीतिक लोगों की, वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, और इसका और कोई कारण नहीं। जी सर, अब आप भी राजनीति का हिस्सा हो चुके हैं और राजनीति को समझने की आप भी कोशिश कर रहे होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से उनके द्वारा कानून लाए गए, यूसीसी का कानून लाया गया, नकल विरोधी कानून लाया गया, कैसे देखते हैं आप? देखिए, जैसे नकल विरोधी कानून की बात है, तो वो तो कानून लाना तो बहुत अच्छी बात है कि वो लेके आए, लेकिन उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? उसका इम्प्लीमेंटेशन अगर प्रॉपर होगा फिर तो उस कानून को लाने का फ़ायदा है, और अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन आप सही तरीके से नहीं करते हैं तो फिर वो बेकार का एक दिखावा टाइप का है। रही नकल माफिया जो पनप रहे हैं, भाई आप एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका देंगे कराने का, और आपके लोक सेवा आयोग से पेपर ही आपके लीक होते हैं, तो ये जिम्मेदारी तो बेसिकली सरकार की है ना, क्योंकि आप लोगों को मतलब आपने ऐसे रास्ते खोल के रखे हैं कि लोग उसका उल्लंघन करते हैं, और जिन लोगों का इजी मनी चाहिए होता है वो उस काम को करते हैं। तो उसमें क्या है कि भाई कानून तो बना दिया, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होना चाहिए, ताकि जो हमारे बेरोजगार लोग हैं उनके साथ किसी तरह का कोई धोखा ना हो सके। जी सर, जिस तरह से भू माफिया और खनन माफिया प्रदेश में हावी हो रहे हैं, एक तरफ मुख्यमंत्री धामी कहते हैं कि इन पर लगाम लगाई जाएगी, वहीं दूसरी तरफ ऐसे कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कि किसी प्रकार की मिलीभगत रहती है? देखिए, मिली भगत तो देखिए साफ और सीधी सी बात है, इतना क्योंकि हम भी राजनीति में हैं। देखिए, बिना पैसे के तो आप राजनीति भी नहीं होती है, ठीक है ना, लेकिन कोई भी अगर हम कानून बना रहे हैं तो सबसे पहले उसमें जनता का स्वार्थ होना चाहिए, और उसमें जो लोग भी कारोबारी लोग हैं उनके लिए एक स्कोप होना चाहिए कि वो अपना कारोबार करें और उसका फ़ायदा मैक्सिमम जनता को मिले। अगर तो इस तरीके से फिर खनन माफिया आप उससे कर लो, या ज़मीन का काम करने वाले का नाम आप भू माफिया कर लो, लेकिन आप नियम कायदे के अनुसार रह के अगर ये सारे काम कोई कर रहा है तो फिर अब क्योंकि खनन का कारोबार, क्योंकि वो ब्लैक का कारोबार पहले से है, जब से मतलब देश आज़ाद हुआ है, या ये जो भूमि का कारोबार है बेचने खरीदने का, ये तो उसको एक क्योंकि ब्लैक मनी का उसमें बहुत मतलब आसानी से लोग बनाते हैं,
तो वो जब बनाते हैं तो उसको एक माफिया, जैसे शराब माफिया का भी कहते हैं, लेकिन इसको काफ़ी हद तक मतलब सरकारें इनको लीगल कर दे तो उसमें मुझे लगता है फिर कोई बुराई नहीं है। लेकिन लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप जिस सोच के लिए उत्तराखंड राज्य बना था कि यहाँ पे बाहरी लोगों का प्रभाव ना हो, और आप वो कानून से मतलब उत्तराखंड जो बनाया था श्री नारायण दत्त तिवारी या तिवारी जी के टाइम पे 250 स्क्वायर मीटर था कि बाहर के लोग नहीं खरीद पाएंगे। फिर वो खंडूड़ी जी उनके टाइम से 500 स्क्वायर मीटर था, खंडूड़ी साहब के टाइम पे वो 250 स्क्वायर मीटर हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि सरकारें जैसी आती गई, लोग गैर जिम्मेदार लोग आते गए, पार्टियां आती गई, उन्होंने अपने मन मुताबिक वो कानून को मोड़ा है, तो वो चीज़ें गलत है। ये जो नया भू कानून लागू किया गया है, क्या इनमें भी कुछ लूप होल्स हैं? नहीं, इनमें भी लूप होल्स हैं, क्यों नहीं है। उनमें भी लोगों ने क्या करा है कि रिजॉर्ट के नाम पे पहले संपत्ति इकट्ठी करी है और प्रोजेक्ट के नाम पे बाद में उन्हें वो रिजॉर्ट या वेलनेस सेंटर या किसी हॉस्पिटल के नाम पे और बाद में लोगों ने वो बेच दी है, तो वो गलत तो है ही है। यहाँ की संस्कृति किस तरह से प्रभावित हो रही है या हो सकती है उत्तराखंड की, क्योंकि बाहर के इतने सारे लोग आके बस रहे हैं, यहाँ की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं? देखिए, ज़मीनों पे कब्जा करना एक अलग चीज़ है, संस्कृति का जो प्रभाव है लोगों में, देखिए संस्कृति में चेंजेस तो आते ही हैं, लेकिन आम आदमी को जो उसका पैतृक जिस संस्कृति से वो आता है उसका संरक्षण, उसका प्रचार प्रसार और उसको बढ़ावा हर किसी को देना चाहिए। और हम अपने को इसके लिए ऊपर वाले का बड़ा शुक्रगुजार करते हैं। हम रवाई क्षेत्र से आते हैं और अगर आप जाएंगे हमारे रवाई क्षेत्र में तो हमारी जो संस्कृति है और उत्तराखंड की जो जन भावनाएँ थी वो आज भी जिंदा है। जी सर, आपके भाई यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल जी काफ़ी एक्टिव रहते हैं अपने क्षेत्र में, और ऐसी राजनीतिक गलियारों से ऐसी कुछ जानकारी भी सामने आ रही है कि 27 विधानसभा चुनाव से पहले किसी शायद राजनीतिक दल को ज्वाइन करें। देखिए, जो राजनीतिक हैं, विधायक हैं, तो चर्चा जायज़ सी उनकी होगी तो कि इसमें जाएंगे उसमें जाएंगे, वो चाहे संजय डोभाल जी की बात हो या हमारी बात हो या यमुनोत्री विधानसभा के लोगों की बात हो, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ एक चीज़, यमुनोत्री विधानसभा के जो अपनी विधानसभा की मैं जहाँ तक बात जानता हूँ, वो लोग ना तो बीजेपी के विचारधारा के लोग हैं और ना वो कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं। वो आप कह सकते हैं ऐसे कि वो ना प्रो बीजेपी है ना वो प्रो कांग्रेस है, वो प्रो जन भावना के लोग हैं। जो उनकी जन भावना पे खरा उतरेगा वहाँ की जनता उसके साथ है। और जब हम यमुनोत्री विधानसभा से आते हैं तो उस जनता में हम भी हैं, तो जो कल को प्रो यमुनोत्री होगा, प्रो जन भावना के हिसाब से होगा, प्रो उत्तराखंड के हिसाब से होगा, हमें उस पार्टी में जाने में कोई गुरेज नहीं है। जी सर, एक तरह से देखा जाए यमुनोत्री विधानसभा का जो स्वभाव है वहाँ पे निर्दलियों की ही तूती बोलती है, बीजेपी की भी नहीं है, कांग्रेस की भी नहीं मैंने है। आपको बोला है ना, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, जो जिन भावनाओं के साथ उत्तराखंड का सपना लेके जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो लोग शहीद हुए हैं, जो जन भावना के साथ उन्होंने उत्तराखंड का सपना देखा था, यमुनोत्री विधानसभा के लोग हकीकत में उसी भावना के साथ आज भी जीते हैं। उनके लिए बीजेपी, कांग्रेस या कोई पार्टी विशेष बहुत ज़्यादा या कोई व्यक्ति विशेष उन्हें नहीं पसंद है। वो जो उनकी जन भावना, जो उत्तराखंड की जन भावना के हिसाब से होगा, वो उसके साथ है। 2027 विधानसभा चुनाव के लेकर आपकी भी कुछ तैयारी है? नहीं, देखिए, हमारे को ऊपर वाले ने जो कुछ दिया है हम उसमें संतुष्ट हैं। हमारे भाई विधायक हैं और हम उसी का एक कर्ज जनता को अदा कर दें तो हमारे लिए वो काफ़ी है। रही भविष्य की बात, इच्छाएं बहुतों की होती हैं, सबकी होती हैं, हमारी फ़िलहाल कोई ऐसी इच्छा नहीं है। और हम भी नगर पालिका अध्यक्ष हैं, हमारी बहन भी नगर पालिका अध्यक्ष है और हम तीनों भाई बहन एक ही समय पे निर्दलीय हैं। तो हमारे ऊपर वैसे ही जनता का बोलो या ऊपर वाले का बहुत कर्ज है, हम इसी को निभा पाएँ तो फिर आगे की फिर सोचते हैं। चलिए सर, एक आखिरी सवाल, नगर पालिका बड़कोट के लिए क्या रोड मैप है आपका अगले 5 साल में? मैंने आपको बोला ना, हमने पहली मीटिंग में जो वहाँ पे एक तो लैंड का 143 हमने प्रस्ताव पास किया है, एसडीएम को उसकी कार्रवाई के लिए भेज दिया है, क्योंकि वहाँ का कल्चर, क्योंकि वो 4 धाम का पहला द्वार है यमुनोत्री और बड़कोट से होके जाता है, तो वहाँ कल्चर है, लोग अपने के लिए घर बनाते हैं और उसमें कुछ मतलब होम स्टे टाइप का भी, मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं जो शहर में रहते हैं, वहाँ अपने के रहने के लिए भी हो जाता है और कुछ
आजीविका के लिए वो होम स्टे भी चलाते हैं। तो क्योंकि छोटी छोटी लैंड होती है पहाड़ में 100 मीटर 200 मीटर, तो हमने उसको 143 का एक प्रस्ताव बोर्ड मीटिंग में लेके आए और उसकी कार्रवाई के लिए आगे हमने उप जिलाधिकारी को शासन को भेजा है। दूसरा जो ये भू कानून है कि हमने रजिस्ट्रार ऑफिस जो बड़कोट का है हमारी नगर पालिका के अंतर्गत आता है, उसको निर्देशित किया है कि जो भी व्यक्ति यहाँ पे ज़मीन खरीदता है तो ये हमारा, क्योंकि हम ज़्यादा तो उसको नहीं कर सकते क्योंकि हमारी लिमिटेशन सिर्फ जो हमारी नगर पालिका की बाउंड्री है उसके अंदर की है। हमने उनको एक लेटर दिया है कि ये नगर पालिका बड़कोट की जो बाउंड्री है इसके अंदर कोई भी आदमी 250 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा बाहरी आदमी, उत्तराखंड से बाहर का व्यक्ति जिसके पास 2003 से पहले की ज़मीन ना हो वो ज़मीन वो आप रजिस्ट्री ना करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ बड़कोट नगर पालिका के अध्यक्ष विनोद डोभाल, जिन्होंने बताया कि नगर पालिका में काफ़ी कुछ विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ इस बातचीत में कई राजनीतिक चर्चाएं भी हुई। ये चर्चा अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।